अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आने वाले दिनों में इलेक्शंस आने वाले हैं पार्लियामेंट के लिए। तो सभी पार्टीज अपने अपने एजेंडे सेट करेंगे। कोई पार्टीज का जो है कम्युनल एजेंडा रहेगा, हिंदू मुसलमान करने का रहता, कुछ लोगों का कास्ट के ऊपर रहता, कुछ लोगों का जो है ए, अब अलग अलग इश्यूज के ऊपर रहता। लेकिन आम आदमी के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर बहुत कम लोग हैं जो आवाज उठाते। सब लोग अपने अपने पार्टी के एजेंडेस के साथ जाते। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में आज कुछ पॉइंट्स मैं जो सर्वे करके रखा हूँ बयान कर रहा हूँ, जिस जो बहुत ही अहम है। जिसमें सबसे पहला है जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल फी रेगुलेशन। और जो ऑलरेडी जो गाइडलाइंस इशू हो चुके हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए, लेकिन स्कूल्स में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। क्या हो रहा, कुछ स्कूल्स है जो लाखों रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उस क्वालिटी का एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे, या टीचर्स को उस हिसाब से सैलरीज नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी का जो है लॉस है। लोग जो है मुश्किल से अपनी फीस जमा कराते, जो भी करते, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको वो क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिला और टीचर्स को वो हिसाब से सैलरीज नहीं पहुंचे और सिर्फ मैनेजमेंट को प्रॉफिट चले गए, तो फिर इतना खर्च करने का पेरेंट्स मुश्किल से कोई फायदा नहीं है। तो ये स्कूल फी रेगुलेशन का जो है एक मसला है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये सबसे पहला इशू है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए उनके बच्चों की एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती। तो दूसरा जो मसला है वो है हेल्थ केयर का और जो है हाउसिंग का। हेल्थ केयर आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन महंगा होते जा रहा है। इलाज जो है आम आदमी के पहुंच से बाहर है, और सबके पास वाइट कार्ड नहीं होता या फ्री इलाज नहीं होता। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ बड़े बड़े ऐसे हैं जो कोई छोटे से छोटे भी सर्जरी या ऑपरेशन आप कराने गए तो लाखों में चले जा रही उसकी कीमत। दवाओं में दुनिया के पैसे चले जा रहे। जबकि फिर ये देखा जा रहा है, जैसा कि अभी हाल ही में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आया, के इशू में आया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा चंदा जो है पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं। तो ये भी एक इशू रहेगा। और हाउसिंग का, जहां से हम देख रहे हैं रियल स्टेट कंपनीज भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में सामने आए, जो करोड़ों रुपए जो है पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिए। कहाँ से आ रहे पैसे? गवर्नमेंट जो है सस्ते में बिल्डर्स को, डेवलपर्स को जमीन देती, रेगुलेशंस देती, लेकिन उसके उसके उसका डेवलपमेंट तो हो रहा, लेकिन सिर्फ अमीर अमीर होते जा रहा और गरीब गरीब हो रहा। आम आदमी के पास जो है घर नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोले थे 2022 तक सबके पास पक्का मकान होगा, लेकिन कहाँ है आज? सबके पास तो छोड़िए, इवन मिडिल क्लास लोगों के पास नहीं है। थोड़े बहुत जो है लोअर मिडिल क्लास बोलो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 2 BHK के फ्लैट केसीआर साहब दिए, लेकिन वो बहुत छोटा सा पार्ट है। तो उसको तो अब काउंट में भी नहीं ले सकते। जबकि जो कांग्रेस गवर्नमेंट की 2012 में हाउसिंग पॉलिसी आई थी, उसमें ये कहा गया था कि जहां पर भी न्यू डेवलपमेंट्स होंगे, नए वेंचर्स बनेंगे, उसमें लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए अलग से रिजर्व प्लॉट्स होंगे। और अगर ये भी रिकमेंडेशन आया था कि अगर जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स बन रहे हैं तो वहाँ फ्लोर एरिया रेशियो के हिसाब से जो है एक फ्लोर एरिया रेशियो जो इसको बोलते हैं पर स्क्वायर फीट। तो अगर 10,000 स्क्वायर फीट मान लीजिए बन रहा है, तो वहाँ पे 1,000 या 2,000 स्क्वायर फीट जो है रिजर्व करके रखेंगे मिडिल क्लास लोगों के लिए। कुछ इस तरीके से बन सकता था, लेकिन कोई भी इसके ऊपर अमल नहीं करा और बहुत कम वो हुआ। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट चले गई और बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद का इशू ये है कि आज हम देख रहे हैं कि जो पैसा जो है 1% लोगों के इंडिया के जो 1% पॉपुलेशन है उनके पास जो है इंडिया का 60% जो है वेल्थ जमा हो चुका है। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये बोलता कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड बी प्रिवेंटेड। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए, ना कांग्रेस गवर्नमेंट ना बीजेपी गवर्नमेंट, कोई भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए। तो इस बात को हमको उठाना चाहिए। हम जिसको भी वोट दे रहे हैं उससे हमारा कमिटमेंट लेना, हमको ये कमिटमेंट लेना चाहिए कि ये चीज़ को हम उठाएंगे।
क्योंकि ये रियल स्टेट वाले, हेल्थ केयर वाले, एजुकेशनल को जो बिजनेस बनाने, ये लोग ही इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते, तो ये लोग इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। और जो है कास्ट सर्वे एक कराना चाहिए, और एक वेल्थ सर्वे भी कराना चाहिए मेरे हिसाब से, कि किसके पास कितनी दौलत है। क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स हम देखते रहते हैं तो सोशल मीडिया पे किस तरह से आते रहते हैं, गवर्नमेंट के भी रिपोर्ट्स है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आते रहते हैं। क्योंकि पैसा जो है सिर्फ कैश में नहीं या एसेट्स में नहीं, हर चीज में ओवरऑल वेल्थ जो है, आप देखेंगे इनकम और वेल्थ दोनों जो है टॉप, जो इनकम के लोग हैं वो जो है, आप मान लीजिए 5% ऑफ द पॉपुलेशन, जैसा अगर 100 आदमी है तो 5 आदमी के पास पूरा जो है 60% वेल्थ उनके पास चले जा रहा, और इनकम भी ऑलमोस्ट उनके पास ही चले जा रहा। और जो लोअर 5% के लोग हैं उनके पास क्या बोल सो कुछ बच रहा ही नहीं। तो ये इनइक्वालिटी को भी दूर करने की जरूरत है। और लोकल लोकल बॉडी मेंबर्स जो हैं, जैसे हमारे कॉरपोरेटर रहते हैं, अगर सिटी में हैं या अगर गांव में रहे तो सरपंच वगैरह है, ये लोग जो है पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, कोई भी स्कीम्स आती तो ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन हम इनका जो इनको आप बोलिए रेनुमरेशन बोलिए, ऑनरेरियम बोलिए, जो भी इनको तनख्वाह या जो भी पैसे दिए जाते हैं मंथली, वो बिल्कुल मामूली से है। 5,000 है, कहीं 6,000 है, कहीं 7,000 है, इस तरीके से इनको दिया जाता। और जबकि इनके इलेक्शन में ये लोग जो है लाखों से लेके करोड़ तक भी चले जाते, खर्चा करते। तो आप मान के चलिए, देखिए एक आम आदमी है, अगर उन्हें कॉरपोरेटर बन रहा है, तो या तो फिर आप क्राइटेरिया ऐसा कर दीजिए कि भाई एक ऐसा आदमी ही कॉरपोरेटर बने जिसके बाद बेहिसाब पैसा हो और इसको कमाई की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ही आदमी फिर बनना चाहिए कॉरपोरेटर, या ये रूल होना है। लेकिन जब एक आम आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, उसको आप उन्हें अपना सब कुछ वो करके 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ तक खर्चा करके अगर कॉरपोरेटर बन रहा, जिस भी तरीके से पार्टी फंड बोलिए, इलेक्शन एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो फिर उन्हें काम क्या करेंगे लोगों का, और अपने पैसे कमाने का क्या सोचेंगे। एक नॉर्मल बात है, 7,000 के हिसाब से आप ले लिए तो महीने के लाख रुपए भी नहीं होते। तो 5 साल में 5 लाख उन्हें उसको इनकम आ रही, तो उसका अपना भी तो खर्चा रहता, उसके सब चीज रहते। तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि जो लोकल बॉडी के मेंबर्स है, कॉरपोरेटर्स है, सरपंच है, उनकी सैलरीज को बढ़ा के कम से कम इतना करना चाहिए कि जहां भी वो रह रहे हैं या जहां के भी वो हैं, वहां का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर हैदराबाद में है, सिटी में है, या सिकंदराबाद में है, तो एक 50,000 एक एवरेज फैमिली का एक्सपेंडिचर रहता, फॉर एग्जाम्पल। तो गवर्नमेंट को ये देख के उनकी सैलरीज इतनी कम से कम करनी चाहिए कि उनको जो है अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग उनका कवर हो, और वो लोग जो है सिंसियरली काम कर सकें, और जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं उसको सिंसियरली इम्प्लीमेंट कर सकें और करप्शन को रोकें। लास्ट बात मैं ये बोलूंगा कि माइनॉरिटीज के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं हर जगह धर्म के नाम पे ही सियासत होती, जबकि होनी नहीं चाहिए। कास्ट के नाम पे ही सियासत होती, लीडर्स को जब टिकट दिया जाता उनका कास्ट का इक्वेशन देखा जाता, उनका रिलीजियस इक्वेशन देखा जाता, और इस तरीके से देखा जाता, और फिर इलेक्शंस होते हैं। तो ये एक देखने में आया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप बोलेंगे भाई हिंदू कहाँ माइनॉरिटी में, तो कुछ स्टेट्स है जहाँ हिंदूज भी माइनॉरिटी में है। तो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी एक मजहब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि जहाँ पर भी रिलीजियस माइनॉरिटी है उनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। 1932 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो अपने गांधी जी जो है उसमें ये दिया गया था कि माइनॉरिटीज को और जो है SC ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा, या सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उनका किया रखा जाएगा। तो इसकी चीज में जो है गांधी जी जो है माइनॉरिटीज के जो रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं थे, सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ नहीं थे, ना अम्बेडकर जी थे। लेकिन गांधी जी और अम्बेडकर जी का जो है, जो आप बोल सकते हैं इख्तिलाफ आया, इस बात पे ही था कि SC ST को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये एक डिवाइड क्रिएट करेगा हिंदूज के बीच में। तो गांधी जी का व्यू ये था कि SC ST को नहीं मिलना चाहिए, जबकि अम्बेडकर जी का था कि SC ST को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बहरहाल उसके बाद गांधी जी जेल में चले गए क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त। और फिर जो बाहर ये जो है
जिन्ना वाले जो एलीट मुस्लिम्स थे, और जो क्या बोल सकते हैं आप, अंग्रेजों के गुलाम बोल सकते हैं, या जो भी बोल सकते हैं, जिनके साथ ब्रेकफास्ट करने वाले, उनको लेटर्स रिकमेंड करने वाले जो थे, आइडियोलॉग्स जिनकी आज जिनको मानने वाले आज पावर में है, वो लोगों ने टू नेशन थ्योरी निकाली और सब कुछ खत्म हो गया। बहरहाल, जो भी हुआ हो गया था। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब अंबेडकर जी तो थे एससी एसटीज का रिजर्वेशन की जो लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1948 में गांधी जी नहीं रहे, वरना वो माइनॉरिटीज के लिए भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेरे हिसाब से करवाते। मैंने ये अपने बुजुर्गों से सुना है। तो वो बात सच ही थी कि अगर अच्छा होता, क्योंकि आज आप देख रहे हैं माइनॉरिटीज का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से माइनॉरिटीज के लिए, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से हर रीजन में, चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो या लोकल बॉडीज हो, उनके माइनॉरिटीज के पॉपुलेशन के हिसाब से उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये मेरी एक डिमांड रहेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करूंगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद इस टाइम पे ये है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं भाई ये आप तो कांग्रेस का सपोर्ट करो ताकि ये मोदी गवर्नमेंट को हटाना है, बहुत हो गया, संविधान खतरे में है, ऐसा है वैसा है। वो तो ठीक है, हम चाहेंगे कि मोदी गवर्नमेंट हट जाए, लेकिन साथ में आपकी आवाज भी उठाना जरूरी है। सिर्फ एक इशू पे नहीं, ये सारे इश्यूज पे आपको आवाज उठाना चाहिए, और अपने जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है जहां पर भी है कंट्री में, उनको ये कमिटमेंट देना चाहिए कि ये जो है पूरा करेंगे। क्योंकि एक सबसे खतरनाक चीज जो अभी बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल है, इसमें क्या होगा, आज तक तो अब मीडिया जो है एक मीन्स था कि लोगों तक बात पहुंचे। तो जो आप देख रहे हैं आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो टीवी पे आता है, वो तो पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं 90% जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया है थ्रू कॉरपोरेट्स। लेकिन अब सोशल मीडिया के अंदर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जो आज आपकी आवाज, हमारी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, अब ये गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट ये करना चाह रही है कि इसको भी रेगुलेट करके इस ब्रॉडकास्टिंग के अंदर इनको भी लाना चाह रही है, ताकि आम आदमी की आवाज ही बाहर ना पहुंच सके। तो मेरा मकसद यही है इस वक्त ये वीडियो बनाने का, कि पता नहीं कल हमको मौका मिले या ना मिले, हो सकता है इस इलेक्शन के बाद पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन अगर ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, अगर इम्प्लीमेंट हो गया, तो फिर कल हमारे पास बोलने का कोई मीन्स ही नहीं रहेगा, माध्यम ही नहीं रहेगा बोलने का। तो इसलिए मैं ये रिकॉर्ड करके जो है आप सबके लिए वो कर रहा हूँ। इसमें हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। उस वक्त गांधी जी ने कहा था करो या मरो, डू और डाई। तो अब ये सिचुएशन आ चुका है, अब हमको अपनी आवाज उठानी है, क्योंकि कल हमारी आवाज सुनने वाला भी शायद कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए आप सबको इस इलेक्शन में समझदारी से, अक्लमंदी से वोट करना है। जो है कम्युनल जो है झगड़ों में नहीं पड़ना है, अपना फायदे की सोचना है, अपनी जेब की सोचना है। आम आदमी की तनख्वाह होती कितनी है, बहुत से बहुत, अगर सिटी की बात भी करो तो एवरेज अगर एक आदमी कमाता है तो 25,000 कमा लेता। 25,000 में उन्हें आधे से ज्यादा अपने बच्चों के स्कूल की फीस में चले जाते। उसके बाद उन्हें क्या, घर का किराया कहाँ से देंगे, खाएंगा क्या? ऊपर से अगर हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर तो कर्जे में डूब जाता है। तो जैसे काफी सारे सर्वेज में भी आया है, कॉमन मैन इज वन स्टेप अवे फ्रॉम अ डेथ ट्रैप ड्यू टू हेल्थ केयर इश्यूज। तो आप लोग सोच समझ के अपना वोट का इस्तेमाल करिए, और ज्यादा से ज्यादा वोट का इस्तेमाल करिए, और जिसको भी आप वोट दे रहे हैं सोच समझ कर दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।